हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस परिवार टॉपर चॉइस में। तो आइए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राजनीति शास्त्र। ठीक है, राजनीति शास्त्र का जो पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, हम लोग पढ़ रहे थे। और पहला पार्ट भी हम लोगों ने पढ़ लिया, दूसरा पार्ट भी हम लोगों ने पढ़ लिया। पहले पार्ट में हम लोगों ने लोकतंत्र के बारे में समझा था, सत्ता के बारे में समझा था, मतलब कि इंट्रोडक्शन कराया गया था। इसके बाद दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने देखा दो देशों की कहानी। ठीक है, हम लोगों ने दो देशों की कहानी देखा और उसी में ही बहुसंख्यवाद भी देखा हम लोगों ने कि श्रीलंका में जो है बहुसंख्यवाद कैसे बढ़ा और उसका क्या प्रभाव पड़ा। इसके बाद हम लोगों ने बेल्जियम की समझदारी भी देखी कि बेल्जियम ने कैसी समझदारी दिखाई कि अपने देश को एक नई ऊंचाई तक लेके जाए। ठीक है, तो अब बात ये रही कि उस कहानी को देखते हुए हम लोगों को ये तो समझ में आ गया कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी जरूरी है। ठीक है ना, सत्ता की साझेदारी जो है जरूरी है हमारे लोकतंत्र में। तो अब रही बात ये कि एग्जाम में अगर पूछा जाए कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, तो उसको पॉइंट देकर लिखना पड़ता है। तो ठीक है, तो यही आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। ठीक है, और यदि आवश्यक है तो फिर उसका रूप कैसा होना चाहिए। ठीक है, उसकी रूपरेखा क्या होनी चाहिए कि उस रूप को हम लोग लागू करें अपने देश में, या कोई भी देश अगर लागू करना चाहता है कि हम सत्ता में साझेदारी लाना चाहते हैं, सत्ता में साझेदार बनाना चाहते हैं पूरी जनता को, तो फिर उसका रूप कैसा होना चाहिए। तो इसी विषय पर आज हम लोग बात करेंगे। तो क्या आप सब तैयार हैं? अगर आप सब तैयार हैं तो जल्द से जल्द इस क्लास को शेयर कर दीजिए, और अगर क्लास अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, आज का ये जो क्लास है हम लोग बात करते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। देखिए, हमने पहले यहाँ पर लिख के रखा हुआ है कि सत्ता की जो साझेदारी है क्यों आवश्यक है। तो इसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, 4 पॉइंट दिए गए हैं और इस 4 पॉइंट से ही हम लोग समझेंगे कि जो सत्ता की साझेदारी है लोकतंत्र में वो क्यों आवश्यक है। ठीक है, क्यों होना चाहिए सत्ता में साझेदारी। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि विभिन्न सामाजिक समूहों का मतलब ये होता है कि हमारे देश में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। ये सब क्या है, एक अलग अलग सामाजिक समूह हो गए। ठीक है ना, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग धर्म को मानने वाले, अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले। ठीक है ना, तो ये सब अलग अलग सामाजिक समूह हो गए। और इन अलग अलग सामाजिक समूहों के जो लोग रहते हैं उनके बीच में, मतलब समूहों के बीच जो उनके बीच आपसी टकराव जो होते हैं उसको कम करने के लिए सत्ता में साझेदारी जरूरी है। ठीक है, पहला पॉइंट तो यही बन रहा है कि हमारे देश में अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग सामाजिक समूहों के लोग रहते हैं। ठीक है, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। तो उन सबके बीच आपस में टकराव ना हो। ठीक है, आपसी टकराव को रोकने के लिए सत्ता में साझेदारी बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि सत्ता में अगर सबकी भागीदारी रहे, सबकी साझेदारी रहे, तो फिर आपस में टकराव को कम किया जा सकता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। इसके बाद हम बात करते हैं तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल है। जो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी है लोकतंत्र के अनुकूल है। कैसे अनुकूल है? क्योंकि अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जो है जनता का शासन है और जनता के लिए शासन है और जनता के द्वारा शासन है। कहने का मतलब यह है कि जनता ही शासन करती है, जनता के द्वारा चुना जाता है और जनता के लिए ही शासन होता है। ठीक है ना, मतलब पूरी तरह से सर्वे सर्वा जो है जनता है। तो अब बताइए कि यह लोकतंत्र ही यह कह रहा है कि सभी जनता की भागीदारी जरूरी है, क्योंकि सभी जनता ही सरकार को चुनेगी, सभी जनता ही सरकार चलाएगी, मतलब कि सभी जनता के द्वारा ही सरकार चलाया जाएगा ना लोकतंत्र में। तो ये लोकतंत्र का अनुकूल होता है। लोकतंत्र ही कह रहा है कि सत्ता में साझेदारी होनी चाहिए, मतलब सत्ता में सभी भागीदार हो, सबकी भागीदारी निश्चित की जाए लोकतंत्र में, तभी एक सच्चा लोकतंत्र हो सकता है, सच्चे लोकतंत्र कहा जा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है
कि सच्चा जो लोकतंत्र होगा उसमें सत्ता की साझेदारी बहुत ही जरूरी है। तो ये तो लोकतंत्र के अनुकूल हो गया ना। अगर हम सत्ता में साझेदारी ना दें और कहें कि हमारा देश लोकतांत्रिक है, तो फिर ऐसा कैसे संभव है कि हमारा देश लोकतांत्रिक भी है और सत्ता में साझेदारी भी नहीं दे रहे हैं, किसी को, किसी भी धर्म को भागीदार नहीं बना रहे हैं सत्ता में, तो फिर ये अनुकूल नहीं होगा। अनुकूल रखने के लिए सत्ता में साझेदारी आवश्यक हो जाता है, लोकतांत्रिक अनुकूल रखने के लिए, लोकतंत्र के अनुकूल रखने के लिए। अगला पॉइंट है कि यह राजनीतिक अस्थिरता को कम करता है। राजनीतिक अस्थिरता को कम करता है मतलब कि राजनीति में राजनीति को स्थिर बनाए रखता है। अब मान लीजिए बीच बीच में टकराव हो रहा है, दो समूहों के बीच में टकराव हो, तो सरकार जल्दी बदल जाएगी, क्योंकि लोकतंत्र में यह है कि अगर जनता का अनुरूप कार्य ना हो तो फिर सरकार बदल दी जाएगी। ठीक है, तो बार बार सरकार का चेंजिंग होना, बार बार राजनीतिक दलों का बदलना, राजनीतिक नेताओं के जो राजनेता होते हैं बार बार पार्टियों को चेंज करने लगते हैं, ये जो राजनीतिक में अलग अलग प्रकार की गतिविधियां होने लगती है और राजनीति में अस्थिरता आती है। ठीक है, अगर हम सत्ता की साझेदारी कर देते हैं लोकतंत्र में, सबको भागीदार बनाते हैं, सबको साझेदारी देते हैं, तो फिर ये अस्थिरता नहीं रह जाती है और राजनीतिक एक स्थिर रूप में हो जाता है और स्थिर रूप से चलता है। ठीक है, तो अस्थिरता को कम करने के लिए लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। चलिए अगला पॉइंट है कि सत्ता में अधिक से अधिक, मतलब सत्ता में जो है अधिक से अधिक लोगों को भागीदार बनाता है। लोकतंत्र में अगर हम सत्ता की साझेदारी कर देते हैं तो अपने देश में अधिक से अधिक लोग जो होते हैं सत्ता के भागीदार हो जाते हैं, सबको भागीदार बनाया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब तो यही है कि अगर लोकतंत्र को सफल बनाना है तो हर एक व्यक्ति को भागीदार बनाना है। ठीक है, हर एक व्यक्ति को भागीदार बनाना है, मतलब हर एक धर्म को, हर एक समुदाय को, हर एक जाति को, हर एक भाषा बोलने वाले को, सबको सत्ता में साझेदारी होनी चाहिए, सबको सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए। और ये कौन बनाता है? सत्ता में साझेदारी। और ये क्या करता है? अधिक से अधिक लोगों को भागीदार बनाता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो सत्ता में साझेदारी है वो क्यों आवश्यक है हमारे देश के लिए। ठीक है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी बहुत ही आवश्यक है। अगर आपको एग्जाम में कहा जाए तो ये सब पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, इसको आप लोग समझा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर लोकतंत्र में, ठीक है, हम लोगों ने मान लिया बात को कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। ठीक है, आवश्यक है, लेकिन उसका रूप कैसा होना चाहिए? उसका कुछ एक ढांचा होना चाहिए ना। उसका कौन सा ऐसा ढांचा है जिसको कि हम लागू करेंगे? तो सत्ता की साझेदारी का जो है क्या ढांचा है, क्या रूप है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आपके दिए गए हैं सत्ता के साझेदारी के विभिन्न रूप। मान लीजिए कोई देश लागू करना चाहता है, सत्ता में साझेदारी बनाना चाहता है, तो फिर वो किस ढंग से करे, ठीक है, उसका रूप कैसा होना चाहिए, वही बात है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सत्ता का क्षैतिज वितरण, मतलब सत्ता को जो है क्षैतिज बंटवारा कर दिया जाए। क्षैतिज बंटवारा कैसे होता है? क्षैतिज बंटवारा का मतलब ये होता है कि ऐसे बंटवारा किया जाता है। ऐसे कैसे, आपको हम बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले होता है विधायिका। क्या होता है? सबसे पहले होता है विधायिका, सबसे पहले होता है विधायिका, और इसके बाद होता है कार्यपालिका, कार्यपालिका, और इसके बाद होता है न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, और रही बात कि ये जो तीन भागों में बांट दिया गया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसका हमने क्षैतिज बंटवारा किया, मतलब पावर को हमने अलग अलग शेयर कर दिया। ठीक है, सत्ता क्या है? पावर है, और पावर का यहाँ पर विभाजन हो गया, शक्तियों का विभाजन हो गया, लेकिन शक्तियां पूरी तरह से नहीं दे दी गई है यहाँ पर। ठीक है, ना ही कार्यपालिका एक सर्वे सर्वा शक्तियों का मतलब लेखा जोखा कर सकता है, और ना ही न्यायपालिका कर सकता है, ना ही विधायिका कर सकती है। कहने का मतलब है कि तीनों जो है ना एक दूसरे से संबंध रखते हैं, एक दूसरे के अंडर में है। अब मान लीजिए विधायिका का काम क्या है? विधायिका का काम यह है कि कानून बनाना। क्या काम है? कानून बनाना। ठीक है, विधायिका का काम है कानून बनाना। वहीं कार्यपालिका का क्या काम है?
कानून को लागू करना। ठीक है, क्या काम है? कानून को लागू करना, लागू करना। अब देखिए ये बात है कि न्यायपालिका को थोड़ा अधिक पावर दिया गया है, न्यायपालिका को थोड़ा सा अधिक पावर दिया गया है, लेकिन एक दूसरे से संबंध सबका है, इन तीनों का जो है एक दूसरे से संबंध है। अब रही बात कि विधायिका ने तो कानून बना दिया, ठीक है, अब कार्यपालिका जो है कानून को लागू करेगी, कार्यपालिका जो है कानून को लागू करेगी। लेकिन अब रही बात कि देश में सही ढंग से कानून लागू हुआ है या नहीं, ये भी तो जांच करना जरूरी है कि नहीं। क्या सभी लोग उस नियम को फॉलो कर रहे हैं? क्या सभी लोग उस कानून को मान रहे हैं? क्या कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो कानून का उल्लंघन कर रहा है? तो इसकी देखभाल करने के लिए ये पावर किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। ठीक है, इसके पास देखभाल करना है। न्यायपालिका का क्या काम है कि जो कानून विधायिका ने बनाया है, कार्यपालिका ने लागू किया है, उसी कानून को देखभाल करना है कि क्या सटीक ढंग से, सही ढंग से अपने देश में ये कानून चल रहा है कि नहीं, सभी लोग उस कानून को मान रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो देखभाल करना है, इसका काम क्या है? देखभाल करना। तो ये हो गया क्षैतिज बंटवारा। क्षैतिज बंटवारा ऐसे होता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, मतलब अब तीनों काम एक ही आदमी को दे दिया जाए, तीनों काम एक ही विभाग को दे दिया जाए, तो ये काम संभव नहीं है, क्योंकि अपना देश जो है, अपना भारत देश है, बहुत विशाल देश है, तो ये संभव नहीं है। इसीलिए अपने जो पावर का है ना, बंटवारा कर दिया जाता है। घर में भी आप लोगों ने देखा होगा कि घर में बहुत सारे काम होते हैं और कोई एक आदमी को कह दिया जाए सभी काम करने के लिए, तो ऐसा संभव नहीं है। घर में भी हम लोग क्या करते हैं? मिलके काम करते हैं। शादी होता है ना घर में, जब शादी वादी आता है, परोजन पड़ता है, तो फिर अलग अलग लोगों को काम बांट दिया जाता है कि ये आपका काम है। हलवाई को एक रख दिया जाता है कि हलवाई का सिर्फ काम खाना बनाना होगा। ठीक है, ऐसे ठकुराई होते हैं, पंडित जी होते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं, अलग अलग रोल में, अलग अलग काम के साथ में होते हैं और सबकी जिम्मेदारी अलग अलग होती है। ठीक उसी प्रकार लोकतंत्र में भी क्षैतिज बंटवारा किया जाता है ताकि सबकी जिम्मेदारी अलग अलग हो और सभी अपनी जिम्मेदारी की पालन करें। ठीक है, ताकि कभी देश को चलाने में असहज महसूस ना हो। अब रही बात दूसरा पॉइंट क्या है, अब रही बात कि दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट यह है कि सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण किया जाए, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण किया जाए। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या हुआ? हम लोगों ने ऐसे बांटा, हम लोगों ने ऐसे बांटा था, अब हम लोग, ये तो हो गया क्षैतिज, अब हम लोग बांटेंगे ऐसे। ठीक है, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, तो ऊर्ध्वाधर वितरण करेंगे हम लोग। आइए, ऊर्ध्वाधर वितरण में कौन कौन सा होता है? सबसे पहले होता है केंद्र सरकार। कौन होता है? सबसे पहले होता है केंद्र सरकार, केंद्र सरकार सबसे पहले। इसके बाद नीचे आ जाएगा कौन? राज्य सरकार, राज्य सरकार, और इसके बाद क्षेत्रीय सरकार बोल सकते हैं उसे, या फिर पंचायत सरकार हम बोलते हैं, पंचायत सरकार लिखते हैं। ठीक है, पंचायत। अब देखिए हमने क्षैतिज बंटवारा भी कर लिया और ऊर्ध्वाधर बंटवारा भी कर लिया। अब देखिए अगर कोई कहे कि केंद्र सरकार हर गांव की देखभाल करे, हर गांव का विकास करे, ठीक है, तो ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। अब केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार आएगी आप सबके लिए राशन देखने कि राशन सबको मिल रहा है कि नहीं, कॉलोनी सबको मिल रहा है कि नहीं, आपकी नाली सफाई है कि नहीं, आपकी गली साफ सफाई है कि नहीं, आपका रोड बना कि नहीं, गांव का जो रोड होता है वो बना कि नहीं। तो ऐसे कामों के लिए केंद्र सरकार के पास समय नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास जो होता है ना, अधिक जिम्मेदारी होता है, अधिक जिम्मेदारी होता है केंद्र सरकार के पास, और इसके सामने पूरे देश, इसके सामने क्या है? पूरा देश, और पूरे देश की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को होती है। इसलिए हर पंचायत, हर गांव तक ये व्यवस्था लागू नहीं कर सकती है, सही व्यवस्था को ढंग से नहीं चला सकती है। इसीलिए इसका ऊर्ध्वाधर वितरण किया जाता है ताकि इसकी जो जिम्मेदारी है वो थोड़ा राज्य सरकार ले ले, और राज्य सरकार की जिम्मेदारी जो है थोड़ा पंचायत सरकार ले ले, और ऐसे करके। अब मान लीजिए राज्य सरकार का काम क्या हो गया? अब देश में 29 राज्य हैं, देश में टोटल 29 राज्य हैं। अब कहा जाए कि केंद्र सरकार 29 राज्य की देखभाल करे, तो ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं संभव है। इसीलिए 29 राज्यों को एक राज्य सरकार दे दिया गया है कि जैसे कि बिहार है,
और बिहार में एक सरकार दे दिया गया है, राज्य सरकार, कि वो सिर्फ और सिर्फ बिहार की देखभाल करेंगे, यूपी वाले यूपी की देखभाल करेंगे, मध्य प्रदेश वाले मध्य प्रदेश की देखभाल करेंगे, लेकिन सबको जो है रिपोर्ट कहाँ पे करेंगे, केंद्र के पास करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे सरकार आसानी से चलती है और हर एक समूह का विकास होगा, हर एक राज्य का विकास होगा, हर एक गांव का विकास होता है, ठीक है। लेकिन अगर पूरी तरह से जिम्मेदारी दे दिया जाए केंद्र सरकार को तो ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए जो है सत्ता को ऊर्ध्वाधर वितरण किया जाता है। मतलब कि पंचायत सरकार किसके पास जाएगी अगर किसी काम के लिए सूचना देना हो या फिर किसी काम की शिकायत करनी हो, तो ये किसके पास जाएगा, राज्य सरकार के पास। अब राज्य सरकार किसके पास जाएगा, केंद्र सरकार के पास, ठीक है। तो केंद्र सरकार को अगर कोई आदेश देना हो कि ये राज्य सरकार को देगा, फिर राज्य सरकार पंचायत सरकार को देगा, ऐसे चलता रहेगा। तो ये हो गया ऊर्ध्वाधर वितरण, ठीक है, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। तो क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण आप लोगों ने समझ लिया। अब अगला पॉइंट देखते हैं, इसका रूप कैसा होना चाहिए। सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार का मतलब समझ रहे हैं कि सरकार में जितने जिम्मेदारी, जितनी साझेदारी पुरुषों को दिया जाता है, उसी तरीके से महिलाओं को भी यहाँ पर जिम्मेदारी साझेदारी किया जाए। साझेदार महिलाएं भी हों, बहुत सारी महिला भी हैं जो कि पढ़ी लिखी और शिक्षित हैं और सरकार चलाने में सक्षम हैं, तो उनको भी सरकार में शामिल किया जाए, उनको भी साझेदार बनाया जाए। अब रही बात कि हमारे देश में अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। अब मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ हिंदू को ही बना दिया जाए सरकार में जितने भी विभाग हैं सभी विभाग में हिंदू को बना दिया जाए, तो ये फिर संभव नहीं है, सच्चा लोकतंत्र नहीं चल पाएगा है। यहाँ पर मुस्लिम वाले बोलेंगे कि हमारे समुदाय के, हमारे धर्म का विकास नहीं हो पा रहा है, इसीलिए उनको भी, मतलब मुस्लिम को भी चुनाव लड़ने की आजादी है, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं और सरकार में अपनी साझेदारी दे सकते हैं और भागीदारी कर सकते हैं, भागीदारी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि सरकार में सभी जातियों के लोग, सभी समुदाय के लोग, सभी धर्म के लोग उसमें भागीदार बने, ठीक है, सभी साझेदार बने, तभी एक सच्चा लोकतंत्र हो सकता है। तो ये आप लोगों ने क्या देखा कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। आप लोग समझ गए क्यों आवश्यक है। आवश्यक तो है, इतनी तो गारंटी है कि आवश्यक है, पर क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, पूछ दिया जाता है कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, तो वो सब आपको पॉइंट लिख के बताना पड़ता है, ठीक है। ये रहा क्यों आवश्यक है। इसके बाद ये भी पूछ दिया जाता है कि सत्ता की साझेदारी के क्या रूप हो सकते हैं, उसका ढांचा क्या होगा, तो ये भी आप लोगों को हमने बता दिया, ठीक है, कि क्या होना चाहिए, इसका जो ढांचा होता है क्या होना चाहिए, ये हम लोगों ने आपके विभिन्न रूप, ठीक है, सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप और सबको हमने बता दिया है। तो अब आप लोग बताइएगा ये क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तब तक हम मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, क्योंकि पहला चैप्टर यहाँ तक समाप्त हो गया है। अब रही बात कि पहले चैप्टर से जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होंगे, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, उनको यहाँ पर हल करा दिया जाएगा, ठीक है। आप सबके बीच हम क्वेश्चन लेके आ जाएंगे, सबको बता देंगे कि ये वीवीआई क्वेश्चन है और उसको यहीं पे हल करा देंगे हम। तब तक मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ, तब तक आप हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।